प्रिय बच्चों, आज हम लोग तांबे के निष्कर्षण को देखेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि तांबे का खोज तो 10,000 वर्ष पहले ही हो चुका है। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में देखा जाए तो मनुष्य यदि किसी धातु से वाकिफ हुए तो वो पहला धातु तांबा ही था। लेकिन आज के डेट में भी यदि देखा जाए तो तांबा अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उद्योग कारखानों से लेकर मशीनरी कल पुर्जों से लेते हुए आज हमारे किचन तक तांबे का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो धातुओं में सर्वोपरि है। कितना ही धातु महंगे महंगे आए, लेकिन तांबा का अस्तित्व अपना कायम ही रहा और भविष्य में भी कायम रहेगा। तांबा महोदय ऐसे हैं जो हर जगह अपना स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे तांबे का निष्कर्षण। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं तांबे के प्रमुख अयस्क। ऐसे तो तांबे के बहुत सारे अयस्क होते हैं, लेकिन लाभप्रद अयस्कों का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो पहला है कॉपर पाइराइट, जिसको कैल्कोपाइराइट भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। और दूसरा है कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र होता है Cu2S। और तीसरा है मेलेकाइट, जिसका सूत्र होता है COH2H.CuCO3। तो आगे हम देखेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण जो करेंगे वो हम केवल कॉपर पाइराइट से ही करेंगे। क्यों कॉपर पाइराइट से करेंगे? क्योंकि इसमें कॉपर की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए कॉपर पाइराइट इन सब से, चाहे जितने भी अयस्क हैं, उनसे लाभप्रद है। यानी कॉपर पाइराइट से ही हम धातु कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। हम तांबे के निष्कर्षण अर्थात कॉपर धातु के निष्कर्षण में क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो क्रम वाइज क्या है? पहले हम कॉपर पाइराइट जो अयस्क है उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के बाद भर्जन करेंगे। भर्जन के बाद प्रगलन, प्रगलन के बाद बेसमरीकरण, और बेसमरीकरण के बाद हम शोधन करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम सांद्रण को बताते हैं। सांद्रण कैसे करेंगे? तो तोड़ने पीसने के बाद अयस्क को क्या करेंगे? सांद्रण विधि से करेंगे। सांद्रण क्या है? क्योंकि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से करते हैं? आपको पिछले वीडियो में हम बतलाए हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन उत्प्लवन चाहे फेन पल्लवन विधि से करते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसमें एक बीकर में पानी भरकर उसमें पीसे हुए अयस्क को भर देते हैं और उसमें हवा का झोंका एक नली के द्वारा प्रवाहित करते हैं, हवा का झोंका, और इसमें यूकेलिप्टस का तेल मिला देते हैं, जिससे झाग जो बनते हैं। तो झाग में जो अयस्क है वो मिश्रित होकर ऊपर चले आते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं। तो झाग को जो अयस्क साथ हैं उनको हम छानकर अलग कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा सांद्रण। यानी हम कॉपर पाइराइट को पहले फेन पल्लवन विधि से सांद्रित करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद दूसरा है भर्जन। भर्जन की क्रिया करेंगे। भर्जन चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका भर्जन करेंगे अर्थात रोस्टिंग करेंगे। इसमें क्या है कि वायु की सीमित मात्रा में कॉपर पाइराइट को हम वायु की सीमित मात्रा में और इसके द्रव्यमान के नीचे ताप पर गर्म करेंगे। और एक कौन सी भट्टी में कराई जाएगी? आपको पता होना चाहिए, परावर्तनी भट्टी बतलाए थे। तो उसमें इसका रोस्टिंग कराते हैं द्रव्यमान के नीचे वाले ताप पर। अच्छा, इसको सावधानी पूर्वक ऐसा हम रोस्टिंग कराएंगे कि एक खुद न गले, इसको गलना नहीं चाहिए। अपने द्रव्यमान के नीचे ताप पर गले नहीं, और जो इनकी जो अशुद्धियां हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हुए वह बाहर निकल जाएंगी, जिनको हम देखते हैं। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए, भर्जन की क्रिया में क्या होता है कि गंधक, आर्सेनिक या एंटीमनी अपने ऑक्साइडों के रूप में अयस्क से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो सल्फर कैसे निकलता है? सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, जो निकल जाता है। सब कैसे बनेंगे? और ऑक्साइड के रूप में है ही है सब। फोरेस है, एस क्या है? आर्सेनिक है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके AS2O3 बना लेता है। और Sp जो एंटीमनी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Sp2O3 बना लेता है। ये सारे गैस बनकर रोस्टिंग की क्रिया में अलग हो जाते हैं। ये था पहला। अब इसको हटा देते हैं, फिर देखेंगे दूसरा काम क्या होता है। भर्जन की क्रिया में देखिए दूसरा क्या होता है, कॉपर पाइराइट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तीसरा चरण में देखिए क्या होता है। जैसे दूसरा में यहाँ पर जो है फेरस सल्फाइड है और यहाँ पर कॉपर सल्फाइड है, तो ये दोनों क्रमशः अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन से। तो फेरस सल्फाइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनता है फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार जब कॉपर सल्फाइड जब क्रिया करता है ऑक्सीजन से तो बनता है कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ से हमको फेरस ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड मिला। इस प्रकार हम लोग भर्जन कर चुके हैं। तो भर्जन के बाद अब देखिए क्या था, तीसरा में क्या था, इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। प्रगलन, स्मेल्टिंग, प्रगलन कराएंगे। तो प्रगलन के लिए क्या करते हैं कि एक वात्या भट्ठी लेते हैं। वात्या भट्ठी इस्पात का बना होता है जिसके अंदर अग्निसह ईंट लगे होते हैं। इसमें हम जो कॉपर पाइराइड का भर्जन के द्वारा जो अयस्क प्राप्त है उसमें कोक और सिलिका, कोक बोले तो कार्बन और सिलिका बोले तो बालू, मिलाकर इसको ऊपर से गिराते हैं। और चूंकि देखिए वात्या भट्ठी का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसको इतने टेम्परेचर पर हम इसमें गलाने का काम करेंगे। तो जब ये मध्य में पहुंचता है तो यहाँ से हम हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका इसमें प्रवाहित करते हैं, जिससे ये अब गलना प्रारंभ कर देता है। जिसमें से जो अवांछनीय गैसें होती हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं। और जो धातुमल होते हैं वे चूंकि अयस्क से हल्के होते हैं इसलिए ऊपर तैरने लगते हैं, जिनको ऊपर से ही इनको बाहर निकाल लिया जाता है। और जो अयस्क, देखिए यहाँ पर मैट का जिक्र किया गया है। तो मैट क्या होता है, मैट में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का एक मिश्रण जो होता है मैट कहलाता है। मैट को यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी भी हमें कॉपर नहीं मिला है, अभी हमें और आगे देखना है क्या होता है। एक वात्या भट्ठी के अंतर्गत कौन सी क्रिया होती है, Cu2O है, वो Fe से क्रिया कर लेता है तो बनता है Cu2S और Fe2। देखिए यहाँ पे जो आयरन है, लोहा है, वो कहता है कि सल्फर बड़ा ही ढीठ है। हम लोग यहाँ एक ढीठ शब्द कहा जाता है। जो लोग बड़े लोगों का बात नहीं मानते हैं उन्हें ढीठ बोला जाता है, बार बार वही काम करते हैं। तो सल्फर भी वही है। सल्फर हमेशा कॉपर को छोड़ना ही नहीं चाहता है, अर्थात बार बार इसको सांद्रित कर दिए। सांद्रित करने से पहले इसको देखिए तोड़े थे, पीसे थे, तो भी सल्फर नहीं छोड़ा। सांद्रित किए यानी तेल में डालकर हिला दिए तो भी नहीं छोड़ा। भर्जन में लाकर गर्म कर दिए, वायु की सीमित मात्रा में गर्म किए तो भी नहीं छोड़ा। अब प्रगलन है, इसको 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किए तो भी सल्फर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तब लोहा घबरा गया। लोहा अब घबरा गया, लोहा अब सल्फर के साथ नहीं रहना चाह रहा है। तो सब ये कहता है लोहा, चलो भाई अब हम ही अपना रास्ता निकाले। तो देखिए यहाँ पर लोहा फेरस ऑक्साइड है और यहाँ पर हो गया सिलिका। सिलिका कौन होता है, SiO2 हो गया। तो चूंकि ये भी महोदय अशुद्धि है और वो भी अशुद्धि है, दोनों अशुद्धि आकर मिल जाएंगे और दोनों लोग मिलकर अपना साथ निभाएंगे और दोनों लोग अलग हो जाएंगे FeSiO3 बनाकर। और यही क्या कहलाएगा, धातुमल, अर्थात इसको क्या कहेंगे, स्लैग। याद आ रहा है ना, पिछले वीडियो में बतलाएं स्लैग क्या होता है। तो ये तो निकल गया, लेकिन अब कौन बचा है हमारा, Cu2O, Cu2S बचा है, Cu2S बचा है अभी। अब इसके आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम चौथे चरण में चलते हैं। जो प्रगलित अयस्क हमको मिला उसका बेसमरीकरण करेंगे। तो बेसमरीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जो हमें मैट मिला है, मैट वही Fes और Cu2S का जो मिश्रण मिला है, इसको हम एक बेसेमर परिवर्तक में लेकर गर्म करते हैं। उसमें हम बालू मिलाते हैं और गर्म हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि Fes जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके FeO बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। और पुनः FeO है जो वो SiO2 से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बना लेता है, जो धातुमल होता है, इसको भी अलग कर लेते हैं। फिर Cu2S
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2O बना लेता है और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। और पुनः अभी ये CO2S है, ये पुनः अभिक्रिया करता है CO2O से अभिक्रिया करके अंत में जाकर एक कॉपर मुक्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। अब जाकर हमें कॉपर मिला। लेकिन ये कॉपर कितना है? ये कॉपर 98% ही शुद्ध है। इसको फफोलेदार तांबा कहते हैं, फफोलेदार तांबा कहते हैं। तो इसमें अभी 2% अशुद्धियां हैं, अभी 2% अशुद्धियां हैं। इनकी अशुद्धियां दूर करने के लिए बांस की बल्लियों का प्रयोग किया जाता है। उसको कैसे करते हैं? जो हमारा फफोलेदार तांबा है, इसको हम बालू के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्ठी के सतह पर रखकर इसको गर्म करते हैं, जहां वायु का झोंका भी प्रवाहित करते हैं, जिससे जो अशुद्धियां होती हैं, वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, वो गैस बनकर अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और जो बालू के साथ अभिक्रिया करने वाली अशुद्धियां हैं, वो उनके साथ, जैसे कि लोहा है, लोहा यदि सिलिका से अभिक्रिया करता है तो आयरन सिलिकेट बनाता है, वो वहां से निकल जाती हैं और लास्ट में बच जाता है कॉपर, जहां कॉपर पुनः हमें 99.5% तक शुद्ध मिलता है, 99.5% तक शुद्ध प्राप्त होता है। विद्युत अपघटनी विधि से कॉपर धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो इसमें एक सेल में, इसके अंतर्गत एक सेल में हम अशुद्ध कॉपर जो है उसके प्लेटों को लटका देते हैं, जिसको हम एनोड से, बैटरी के एनोड से धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। और शुद्ध कॉपर की जो प्लेटें हैं उनको हम कैथोड मानते हुए इस विलयन में डुबो देते हैं। अच्छा, विलयन कौन लेते हैं? इसमें हम विलयन जो लेते हैं वो एक विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य विलयन होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें हम भर दिए कॉपर सल्फेट, अशुद्ध कॉपर को हम एनोड मानते हुए लटका दिए और इसमें शुद्ध कॉपर को कैथोड मानकर लटका दिए। तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि अशुद्ध कॉपर से कॉपर जो है वो गलकर शुद्ध कॉपर की ओर आता है, यानी शुद्ध कॉपर की प्लेट की ओर एकत्रित होने लगता है और धीरे धीरे ये प्लेट मोटा होने लगता है। कहां से? कॉपर सल्फेट के विलयन से होते हुए ये यहाँ पर आता है। और जो अशुद्धियां हैं, Fe है, Ni है, Zn है, ये सब नीचे बैठ जाते हैं। Au और Ag भी कुछ मात्रा में होते हैं, 9 के बराबर। वो क्या होते हैं कि अवक्षेप के रूप में एनोड, देखिए ए एनोड है, अशुद्ध कॉपर का प्लेट है, इनके नीचे बैठ जाते हैं। कौन? Au और Ag, जिसको बोलते हैं सम्मिलित रूप से एनोड पंख, एनोड पंख बोलते हैं। इस प्रकार हमारा 99.9% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो इस परीक्षण कैसे करते हैं? तो ये सारी विधियां थी जिससे हमको कॉपर प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, कॉपर का बहुत बड़ा महत्व है। आज यदि कोई भी रोग हो रहा है तो पेट से हो रहा है, अर्थात पेट सफा तो रोग दफा। ये जो कॉपर है ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में देखा जाता है, अर्थात इस पर बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए तांबे के लोटे में पानी रखकर यदि 7-8 घंटा के बाद पिया जाता है तो ये काफी लाभ देता है। अब तो ये भी रिसर्च कर दिया गया है कि रिसर्च, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बुढ़ापा समय से पहले जो झलकने लगता है उसे दूर करने में कामगर होता है। अर्थात तांबा किसी न किसी रूप में हमें यूज करना चाहिए। एक खासकर हरे पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, जिसको खूब खाना चाहिए और हमेशा यंग रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ऑल दी बेस्ट।